Good morning, students. Today we will do chapter 3 of class 11, An Empire Across Three Continents. ये हम एम्पायर की बात कर रहे हैं, रोमन एम्पायर की। ये 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। अगर हम नॉर्थ साइड की बात करें इसकी बाउंड्रीज की, तो यहाँ पे 2 रिवर्स थी, राइन एंड दान्यूब। साउथ में सहारा डेजर्ट, ईस्ट में यूफ्रेट्स नदी और वेस्ट में अटलांटिक ओशन। ये राज्य काफ़ी फैला हुआ था। मेडिटेरियन सी को इसका दिल कहा जाता था। ऑल राइट, अब हम इसके सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। रोमन हिस्ट्री के इसके सोर्सेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल रिमेन्स। टेक्सचुअल रिसोर्सेज में हम बात करें तो हमें उस टाइम की लेटर्स मिली हैं, स्पीचेस मिले हैं, कानून मिले हैं, और ये ईयर वाइज इसको छांटा गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनल्स। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज की बात करें तो हमें काफ़ी इंस्क्रिप्शन मिली हैं। इंस्क्रिप्शन होती है हाँ लिखी हुई, तो पत्थरों पे लिखी हुई मिली हैं। कौन सी लैंग्वेज में, ग्रीक एंड लैटिन। और हमें पेपरी मिली है। पेपरी एक कागज़ होता है जो पेपिरस प्लांट से बनता है। मटेरियल रिमेन्स की बात करें तो यहाँ पे हमें आर्कोलॉजिस्ट ने जब खुदाई की है तो उन्हें मटेरियल रिमेन्स में सोर्सेज में क्या मिला है, बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, स्ट्रक्चर्स, पॉटरीज, कॉइन्स, काफ़ी और चीज़ें भी मिली हैं। ये तो हमारे क्या थे, सोर्सेस। अब हम पढ़ेंगे पेपिरस एंड पेपरोलॉजिस्ट। पेपिरस मैंने आपको बताया एक प्लांट होता है जो पेपिरस ट्री की टहनियों से बनता है। ये उगता है नाइल नदी के पास, जो कि इजिप्ट में है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अकाउंट्स हैं, लेटर्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो सर्वाइव किए हैं पेपिरस के ऊपर, पेपिरस प्लांट है उससे पेपरी कागज़ बनता है, तो वो कौन पब्लिश करता था, वो थे पेपरोलॉजिस्ट। अब हम डिवीजन ऑफ रोमन एम्पायर की बात करेंगे। रोमन एम्पायर को 2 फेसेस में डिवाइड किया गया, अर्ली एंड लेट। अर्ली वाले को 3rd सेंचुरी से पहले वाले को अर्ली एम्पायर बोला गया है। 3rd सेंचुरी के बाद वाले को लेट एम्पायर बोला गया है। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी रोमन एम्पायर की। रोमन एम्पायर क्या था, ये काफ़ी बड़ी, यहाँ पे बहुत सारी टेरिटरीज थी, काफ़ी लोग थे, काफ़ी कल्चर था, लेकिन इनका एक कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता था। सिंगल रूलर होता था, एम्परर। चाहे कोई भी लोग लैंग्वेज बोलते हों, कुछ भी करते हों, कहीं पे भी रहते हों, रूलर एक ही था। काफ़ी लैंग्वेजेस बोली गई थी इस एम्पायर में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ होती थी। सबसे पहला रूलर जो यहाँ पे बना था, फर्स्ट एम्परर, डैट वॉज ऑगस्टस 27 BC में। इसको बोलते थे प्रिंसिपेट। ऑगस्टस सोल रूलर तो था, रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी इसको बोला भी गया है, लेकिन एक्चुअल में इसको लीडिंग सिटीजन बोला गया है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट रूलर नहीं था ये। क्योंकि इसको प्रिंसिपेट इसीलिए कहा गया है, सेनेट को रिस्पेक्ट देने के लिए। मैं आपको बताऊंगी सेनेट क्या होता है। तो एब्सोल्यूट रूलर नहीं था। सेनेट होती है ऐसी बॉडी जहाँ पे अमीर घरों के लोग उस बॉडी का पार्ट होते हैं। जब रोमन एम्पायर में एम्परर नहीं था, उससे पहले रिपब्लिक था यहाँ पे, तो इसको कौन चलाता था, सेनेट चलाते थे। ऑल राइट, रोमन एम्पायर की जो अगर टेरिटरीज की बात करें, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ टेरिटरीज थी। एक तो डिपेंडेंट किंगडम था, दूसरा था प्रोविंशियल टेरिटरी। डिपेंडेंट किंगडम ईस्ट साइड ज़्यादा था। ये वो किंगडम था जो राज्यों ने अपने घुटने टेक दिए थे रोमन एम्पायर के आगे, और उसको इनडायरेक्टली कौन चला रहा था, रोमन्स। तो एक था, ये तो हो गया डिपेंडेंट किंगडम। दूसरा था प्रोविंशियल टेरिटरी, इसको डायरेक्टली रोमन एम्पायर चलाता था। अगर हम डिपेंडेंट किंगडम की बात करें तो इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी, हैरोड्स किंगडम। इसका बताया गया है कि इनके पास 5.4 मिलियन दिनारी पर ईयर, मीन्स पैसा इतना होता था जैसे कि 1,25,000 किलो का गोल्ड ईयर की बात करें, उसका कंपैरिजन किया गया है। हर रोमन शहर का अपना एक मैजिस्ट्रेट होता था, सिटीज काउंसिल होती थी, अपनी टेरिटरीज होती थी। एक शहर दूसरे शहर के बीच में नहीं आता था, लेकिन विलेजेस आ जाते थे। ऑल राइट, शहर का एक एडवांटेज ये था, अगर कोई शहर में रहता है तो उसे कभी भी फूड शॉर्टेज नहीं होती, खाने की कमी नहीं आती थी, लेकिन विलेजेस में आ जाती थी। अब हम बात करेंगे द 3rd सेंचुरी क्राइसिस। यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी रोमन एम्पायर में।
अब क्या था, 230s में रोमन एम्पायर के इतनी लड़ाइयाँ छिड़ गई यहाँ पे रोमन एम्पायर में। अब क्या था, 225 में ससेनियंस आ गए, ईरान का बहुत अग्रेसिव रूलर्स थे ससेनियंस। इन काफ़ी अग्रेसिव थे, इन्होंने अपना एम्पायर बढ़ाना शुरू कर दिया। इन्होंने यूफ्रेट नदी के आसपास के सारे इलाकों को 15 सालों में ही कब्जा कर लिया। ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, शापुर वन, ये एक ईरानियन रूलर था। ये एक ऐसा दावा किया था कि इसने 60,000 रोमन आर्मी को मार दिया था और एंटोइक शहर था उसको भी अपने कब्जे में कर लिया था। ये तो होगी थी हमारी किसकी बात, ये हमारी बात होगी है रोमन एम्पायर के ऊपर क्या संकट आ रहा था। अब हम बात करेंगे दूसरी साइड, अगर हम बात करें जर्मनिक ट्राइब्स ने भी हमला बोल दिया था। 233 टू 280 में काफ़ी लगातार हमले हो रहे थे। राइन एंड डेन्यूब फ्रंटियर थी जो रोमन एम्पायर की, काफ़ी इन्होंने वहाँ पे हमला बोला, तो रोमन्स को फोर्सफुली उस एरिया को छोड़ना पड़ा। और ये 3rd सेंचुरी में कहते हैं कि 47 ईयर्स में वहाँ पे 25 एम्परर बदले थे, इतना बुरा टाइम आ गया था। उसके बाद ये रोमन एम्पायर पूरी तरह से हिल गया। जेंडर रोल्स इन रोमन एम्पायर, अगर हम बात करें रोमन एम्पायर के जेंडर रोल्स की, यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली होती थी। अडल्ट्स जो होते थे वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे। स्लेव्स भी फैमिली का मेंबर होते थे, मेंबर नहीं आप बोलोगे, स्लेव्स को भी फैमिली में रखा जाता था। मैरिज का टिपिकल फॉर्म होता था, जैसे कि कोई वाइफ शादी करके आई है तो उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा होता था उसका। तो हस्बैंड का डोमिनेंस बताया गया है कि हस्बैंड ही फैमिली के ऊपर कंट्रोल करता था। और मैरिज जनरली अरेंज होती थी। और ये उनकी एज के बारे में अगर बात करें, मेल्स की राइट एज बताई गई है शादी की 20s और अर्ली 30s। वुमेन की एज बताई गई है टीन्स, लेट टीन्स और 20s। तो ये गैप इसलिए होता था दोनों हस्बैंड वाइफ में, ताकि हस्बैंड ज़्यादा कंट्रोल कर पाए अपनी वाइफ को। डाइवोर्स भी काफ़ी इजी था, कहा जाता है एक नोटिस से ही दोनों का डाइवोर्स हो जाता था। लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ऐसे प्रूफ मिले हैं, ऑगस्टस बताता है कि उसने बताया था कि उसकी मदर को उसके फादर लगातार मारते थे उसको, उसकी मम्मा को। और दूसरी वाइफ्स के साथ भी स्मॉलर टाउन्स में ऐसा ही होता था। तो डाइवोर्स इतना इजी नहीं होता था मेरे ख्याल से। फाइनली जो फादर होता था उसका अपने बच्चों के ऊपर पूरा कंट्रोल होता था। और एक एग्जांपल है, अगर अनवांटेड चाइल्ड आ गया, गलती से कोई बच्चा पैदा हो गया, तो उसको बाहर ठंड में मरने के लिए छोड़ देते थे, क्योंकि हस्बैंड की ही चलती थी तब के टाइम पे। लिटरेसी इन रोमन एम्पायर, अब लिटरेसी की बात करेंगे, पढ़े लिखे लोग क्या थे यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट सीन था। जैसे कि एक शहर है पॉपी यहाँ, जो कि 79 सी में वॉल्केनिक करप्शन से बुरी तरह से दब गया था। यहाँ पे काफ़ी लोग पढ़े लिखे थे। इनकी वॉल्स के ऊपर, स्ट्रीट्स के ऊपर काफ़ी एड्स मिलती हैं, पेंटिंग्स मिलती हैं, डिज़ाइन मिलते हैं। इससे पता लगा सकते हैं कि लोग काफ़ी पढ़े लिखे थे। इजिप्ट में भी काफ़ी पेपरी मिली हैं, कागज़ मिले हैं, जहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिखे गए थे। तो ये काफ़ी थोड़ी कैटेगरीज थी यहाँ पे जो पढ़ी लिखी थी, जैसे कि सोल्जर्स हो गए, आर्मी ऑफिसर हो गए, मैनेजर्स हो गए। यहाँ पे लैंग्वेज काफ़ी थी रोमन एम्पायर में जो बोली जाती थी, जैसे कि अरामिक, कॉप्टिक, प्यूनिक, बर्बर, केल्टिक। काफ़ी ओरल लैंग्वेजेस बोली जाती थी, लेकिन रिटन नहीं था। जो रिटन 5th सेंचुरी में शुरू हुई है, जो लिखनी शुरू हुई है लैंग्वेज, वो थी आर्मेनियन। इकोनॉमिक एक्सपेंशन इन रोमन एम्पायर, इनके पैसे वाइज बात करेंगे, यहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था। यहाँ पे फैक्ट्रीज थी, ब्रिक यार्ड थी, ऑलिव ऑयल था, यहाँ पे वीट, वाइन, ऑलिव ऑयल ट्रेड होता था, काफ़ी क्वांटिटी में कंज्यूम भी किया जाता था। ट्रेडिंग किसके साथ होती, जैसे स्पेन, गैलिक प्रोविंस, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट। ये जगहों की जो लैंड होती थी काफ़ी फर्टाइल होती थी इन क्रॉप्स के लिए। लिक्विड की बात करें, वाइन और ऑलिव ऑयल था। ये बड़े बड़े कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट होता था, उन कंटेनर्स को बोलते थे एम्फोरे। ऑलराइट, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया गया कि इनकी शेप वगैरह इनको प्रॉपरली नहीं पता क्या शेप होती होगी, लेकिन उनको कंटेनर को बोलते थे एम्फोरे।
एम्पायर में काफ़ी ऐसे रीजन्स थे जो काफ़ी फर्टाइल थे, जैसे कि इटली, सिकिली, इजिप्ट, साउथ स्पेन। ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड थे, काफ़ी लोग रहते थे यहाँ पे, और काफ़ी वेल्दी लोग भी यहाँ रहते थे। यहाँ पे मेन वाइन और ऑलिव ऑयल का जो यहाँ से भेजा जाता था, ट्रेडिंग होती थी, वो इन टेरिटरीज से ही होती थी। एक दूसरी साइड ये बताया गया कि लार्ज पार्ट था जो रोमन एम्पायर का, वो एडवांस नहीं था। वहाँ पे पेस्ट्रल रहते थे, सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ रहती थी। पेस्ट्रल मीन्स पशु चराने वाले, नोमैडिक होते हैं एक दूसरे से दूसरी जगह घूमते हैं, जैसे अपने अपने साथ वो ओवन शेप्ड हट्स को लेके घूमते रहते थे, जहाँ पे भी उनको खाने पीने का ठिकाना मिलता था वहीं पे अपनी हट लगा लेते थे। रोमन एम्पायर धीरे धीरे जैसे एक्सपैंड हुआ नॉर्थ अफ्रीका में, तो इनके पेस्टर्स के कम्युनिटीज़ के ऊपर रोक लगी। अब बेचारे वो ऐसे घूम नहीं सकते थे। ऐसा भी कहा गया कि स्पेन में गोल्ड और सिल्वर माइंस थी, वहाँ पे वाटर टेक्नोलॉजी आ गई थी, जिससे क्या हुआ, ट्रेड काफ़ी ऑर्गेनाइज हो गया था इनका, और पैसे का लेन देन सिस्टम बहुत इजी हो गया था। कहने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया था यहाँ पे। कंट्रोलिंग ऑफ स्लेव्स एंड वर्कर्स। बेटा स्लेवरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था तब के टाइम पे जो एशियन वर्ल्ड में होता था। मेडिटेरियन और ईस्ट की बात करें, काफ़ी स्लेवरी सिस्टम था वहाँ पे। जब क्रिश्चियनिटी आई, इन्होंने चैलेंज किया इस इंस्टीट्यूशन को। तो अगस्टस के टाइम पे कहा जाता है यहाँ पे पॉपुलेशन थी 7.5 मिलियन, जिसमें से 3 मिलियन स्लेव्स थे। स्लेव्स को इन्वेस्टमेंट माना जाता था। एक रोमन एग्रीकल्चरल राइटर ने एडवाइस किया था लैंड ओनर्स को कि तुम इनको इतना बुरी तरह से यूज़ करते हो, इनकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। अपर क्लास ज़्यादातर काफ़ी हार्श होती थी स्लेव्स के साथ, लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग होते थे वो अपनी काफ़ी सिंपैथी शो करते थे। जैसे जैसे वॉर, लड़ाइयाँ ख़त्म हुई फर्स्ट सेंचुरी में, तो स्लेवरी वहाँ से बंदी बना के लेके आते थे स्लेव्स को, वो कम हो गया, तो स्लेव्स कम आने शुरू हो गए। तो उसका सब्सटीट्यूट क्या बन गया, वेज लेबर। पैसा देके जैसे आज के टाइम पे लेबर आती है, दिहाड़ी लेते हैं, वैसे सिस्टम शुरू हो गया था, काफ़ी फैल गया था। तो रोमन एम्पायर को ये सिस्टम ठीक भी लगा था, क्योंकि जब वो स्लेव्स पकड़ के लाते थे, उनके रहने का ठिकाना, उनको राशन देना काफ़ी महंगा पड़ता होगा, तो ये वेज लेबर काफ़ी पॉपुलर हो गया था तब के टाइम पे। द एल्डर प्लिनी, इसने डिस्क्राइब किया था, इसने सच्चाई बताई थी अलेक्जेंड्रिया की फैक्ट्री में। उसने कहा था कि जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनके जो एप्रन के ऊपर एक सील मोहर लगाई जाती है, ये लोग मास्क पहनते हैं, और जब ये फैक्ट्री से काम करके निकलते हैं इनको सारे कपड़े अपने उतार के वहीं रख के जाने पड़ते हैं। ये लॉ ऑफ 398 था। इसमें क्या था, अगर कोई वर्कर या कोई लेबर भागता है तो उसको वो सील वगैरह से, मोहर से, उसके नंबर से पकड़ सकते थे। इस चक्कर में काफ़ी पुअर फैमिलीज़ कर्जे में डूब गई, एग्रीमेंट में आ गई। कई लोग तो इतने पुअर थे बेचारे, पेरेंट्स इतने पुअर थे, वो अपने बच्चों को 25 साल के लिए बेच देते थे, ऐसा भी करते थे वो। लेट 5th सेंचुरी में एम्परर था एनेस्टियस। इसने कहा है कि इसने दारा सिटी बनवाई थी 3 हफ्तों से भी कम टाइम पे। कैसे बनवाई होगी, क्योंकि इसने हाई वेजेस दे दिए लेबर को। ऑब्वियसली अगर लेबर को पैसे हाई मिलेंगे वो काम करेंगे, ऐसा था वहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे सोशल हायरार्कीज डिवीजन इन रोम। रोमन एम्पायर में काफ़ी लोगों को डिवाइड किया गया था। पहले आते थे सैनिटर्स, मैंने आपको बताया सैनिटर्स होते थे वेल्दी लोगों की पार्टी। नेक्स्ट इज इक्वेस्ट्रियन क्लास, जिसमें घुड़सवार आते हैं, सोल्जर्स आते हैं, फिर आती है मिडिल क्लास, फिर आते हैं लोअर क्लास, फिर आते हैं स्लेव्स। 3rd सेंचुरी में सैनेट का नंबर अप्रॉक्सीमेटली बताया गया है 1000, जिसमें से ज़्यादातर इटालियन फैमिलीज आती थी। लेट रोमन एम्पायर में सैनेट और इक्वेस्ट्रियन दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गए, तो इनको मिलके बोलने लगे अरिस्टोक्रेसी। ऑलराइट, मिडिल क्लास में आते थे जो लोग सर्विसेज वगैरह करते थे, मर्चेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो मिडिल क्लास में आते थे। उसके बाद लोअर क्लास आती थी जिसको बोलते थे एसो मिलॉर्स। ये लोग फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते थे, माइग्रेट वर्कर्स होते थे, ये सारे आगे लोअर क्लास में। उसके बाद आते थे स्लेव्स। ऑलराइट, एक राइटर ने अर्ली 5th सेंचुरी में लिखा था, उसका नाम था ओलम्पियोडोरस। उसने कहा था कि अरिस्टोक्रेसी में पहले तो सैनिटर्स आते हैं और आते हैं इक्वेस्ट्रियंस। ठीक है, इनकी इनकम बताई गई है 4000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड पर ईयर।
जिसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनके पास पैसा वगैरह गोल्ड वगैरह होता होगा। फिर जो ये ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी है जिसमें ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, आर्मी आती है, पॉलिटिशियंस आते हैं जो एडवाइस करते हैं सेनेटर या एरिस्टोक्रेसी को, ये काफ़ी रिच थे, ये अपनी सैलरीज वगैरह गोल्ड में लेते थे और बाद में इस गोल्ड से अपनी ज़मीनें वगैरह ख़रीदते थे। और ये काफ़ी करप्ट होते थे, जैसे आज के टाइम पे भी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स लगा लो या दूसरे लगा लो, करप्ट होते हैं, तो तब के टाइम पे भी करप्शन बहुत ज़्यादा थी। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रोमन वर्ल्ड फ्रॉम 4th to 7th सेंचुरी। अब क्या था यहाँ पे कल्चरल की बात करें, लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के थे, तो लोग थे पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट अपने प्लैनेट्स या गुरुज को मानते हैं, जैसे कि जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स, न्यूमरस ग्रीक ईस्टर्न डाइटीज़ गुरु और जो मंदिरों में पूजा जाता था या श्राइन्स में पूजा जाता था। अब बात करें कल्चरल लेवल की, ये काफ़ी फैल गया जब क्रिश्चियंस आए तो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन इसने क्रिश्चियनिटी को फैलाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद डायक्लेटियन आया, उसने क्या किया, अपना एम्पायर बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने जो लेस इम्पॉर्टेंट एरियाज थे उसको कट करके बाकी एरिया एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। उसने किले बनवाने शुरू कर दिए, उसने बाउंड्रीज बनवानी शुरू कर दी, उसने अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, अपना राज्य पूरी तरह से उसने पावरफुल बना लिया। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द लेट एम्पायर ब्रोक इन विद द सिल्वर बेस्ड करेंसीज ऑफ द फर्स्ट 3 सेंचुरीज। आपको पता है कि सिल्वर कॉइन्स चल रहे थे, लेकिन जो ये सिस्टम था, ये एम्पायर बिल्कुल टूट गया था, क्योंकि सिल्वर जो खाने थी वहाँ पे सिल्वर नहीं था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, गवर्नमेंट भी आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, उसने न्यू मॉनेटरी सिस्टम चलाया गोल्ड का। उसने गोल्ड के सिक्के चला दिए, जिससे सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो गया गोल्ड का। कॉन्स्टेंटाइन जो चीफ इनोवेशन उसने की थी, काफ़ी क्रिएटिविटी की थी, उसने क्या किया, उसने डिनोमिनेशन किया। जैसे हमारे इंडिया में 100 रुपीज़, फिर 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ ऐसे है ना, तो इसने क्या किया था, इसने डिनोमिनेशन किया था सॉलिडस का, उसका नाम था सॉलिडस। ये 4.5 ग्राम का प्योर गोल्ड था कॉइन, ये चलाया था। एक और इनोवेशन इसने की थी, इसने कॉन्स्टेंटिनोपल, ये एरिया जो था टर्की में था, इस पहले इसको बोलते थे बाइजेंटियम, इसको कैपिटल बनाया और ये एरिया 3 साइड से सी से घिरा हुआ था। वेस्ट में आपको पता है, वेस्ट में जर्मनिक ग्रुप्स काफ़ी अटैक कर रहे थे रोमन एम्पायर के ऊपर, तो काफ़ी वहाँ से भी ये हिल गया था रोमन एम्पायर। अर्ली 7th सेंचुरी में क्या हुआ, ईरान और रोम में काफ़ी लड़ाइयाँ छिड़ गई। ससेनियंस थे, उन्होंने भी जो इस ससेनियन ईरानियन रूलर था, उसने 3rd सेंचुरी में कब्ज़ा बोल दिया यहाँ पे, इजिप्ट के साथ काफ़ी और एरियाज़ को कब्ज़ा कर लिया। ऐसे करके क्या हुआ, रोमन एम्पायर का एंड होता है। कैसे कैसे मैंने आपको बताया पहले कितना अच्छा था रोमन एम्पायर, धीरे धीरे वेस्ट साइड में रिवर थी, डैन्यूब, राइन, ये सारे उनको कब्ज़ा किया जर्मनिक ट्राइब्स ने। फिर उसके बाद और आते हैं यहाँ से ये और ससेनियन ईरानियंस रूलर्स आते हैं, ये कब्ज़ा करते हैं। ऐसे करके 3rd सेंचुरी क्राइसिस बहुत ज़्यादा था रोमन का, ऐसे रोमन एम्पायर 3rd क्राइसिस में टूट जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।